गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12th का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12th का, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जितनी बातें मेंशन है इस चैप्टर में वो काफ़ी स्कोरिंग, काफ़ी नॉलेजफुल, जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं यूँ समझता हूँ, अभी जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें हमने सिर्फ प्रोसेस पढ़ा है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, क्या क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आप तो उधर पढ़ लिए कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आप बीमार भी हो सकते हैं, नहीं तो आप कुछ अवेयरनेस इस चैप्टर में है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। समझ में आई बात। नॉर्मली जो बात हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करते हैं, ऐसी बात को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उससे बता दूँ कि अगर ऐसी बात को आप पसंद नहीं करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरियात की हैं, डे बाय डे हमारे यूज़फुल की चीज़ें हैं, और इस चीज़ को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम आगे लाइफ कैसे बिताएंगे, कैसे चलेंगे। आप देखिए, अक्सर लोग बार बार पिल्स विल्स पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, और लास्ट में क्या देखने को मिलता है पता है? यूटेराइन कैंसर। लास्ट में कुछ और रिजल्ट मिलता है, कुछ और रिजल्ट मिलता है, इतना यूज़ करते हैं। तो भाई यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तो इमोशन में आते हो और क्या बोल सकते हैं, हम पूरी दुनिया को खो जाते हो उस हवा में आकर के, लेकिन वहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उस सारी बात को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको करने में झिझक फील नहीं करनी चाहिए, खुल के पढ़नी चाहिए। और मैं तो पढ़ाता हूँ यार, मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुल के पढ़ाता हूँ, है ना। आपसे भी उम्मीद है कि आप खुल के सब चीज़ याद कीजिए, आप खुल के पढ़िए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आइए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको एक चीज़ पता है, WHO, हु मतलब कौन? अरे नहीं यार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पता है। WHO ने 1951 में 1951 में एक प्रोग्राम चलाया था। उस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बाद में ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? RCH में, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, उसको हमें ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको मैंने पिछला लेक्चर में ये पढ़ाया कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, इसमें बहुत सारे स्टेजेज आए, फाइनली एम्ब्रियो कहाँ पहुँचा? यूटेराइन कैविटी में। वहाँ पर क्या हुआ? इम्प्लांटेशन, कोरियोनिक विलाय का फॉर्मेशन, अब बेबी वहाँ से पलना शुरू हो गया। ये हम पिछला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो फर्टिलाइजेशन तब होगा जब आप चाह रहे हैं कि बेबी हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बेबी ना हो, बेबी नहीं चाहिए, तो उस केस में या तो आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ से आप मिलिए ही मत। मिलिए भी तो फिजिकल मत मिलिए,
अच्छा, फिजिकल से याद आया कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। बताइए क्या डेफिनेशन। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन ऑल एस्पेक्ट में वेल बीइंग है तो वो फुल्ली रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ऑल एस्पेक्ट्स उन्होंने क्या बोला? ऑल एस्पेक्ट्स में उन्होंने बोला कि भाई वो फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, इमोशनल वेलबींग होना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, फिर उसके बाद फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल वेलबींग होना चाहिए, और बोलिए सोशल वेलबींग होना चाहिए। अगर मैं बताने की कोशिश करूं फिजिकल, इमोशनल जान रहे हैं, फिजिकल भी समझ रहे हैं, बिहेवियरल भी आपको पता है कि भाई बिहेवियर किसका कैसा नेचर का कौन होता है, सोशल की बात करें वही चीज़ हमारी सोसाइटीज़ की बात करें तो ये ऑल एस्पेक्ट में अगर कोई आदमी वेलबींग है तो वो फुल्ली रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके पास नहीं है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, तो पर्सन मान लीजिए वो जनरल हेल्दी भी नहीं है, नॉर्मल जो हेल्दी होता है ना वो भी नहीं है, कुछ न कुछ बीमारियां इसमें आती रहेंगी। समझ में आई बात? अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भाई आपको अगर बेबी नहीं चाहिए तो आप वाइफ से मत मिलिए, अगर मिलिए भी तो फिजिकल मत मिलिए, मतलब क्वार्टस मत कीजिए, तो आपको बेबी नहीं है। लेकिन सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है, बेबी से मिलना पार्ट्स ऑफ लाइफ है, फिजिकल मिलना पार्ट्स ऑफ लाइफ है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ मेथड्स यूज़ करने, या तो नेचुरल मेथड आप यूज़ कीजिए, या नहीं तो बैरियर मेथड जो आर्टिफिशियल है वो यूज़ कीजिए, बैरियर मेथड यूज़ कीजिए। नेचुरल मेथड में क्या होगा कि बीवी से मिलिए, लेकिन 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मत मिलिए। मतलब एमसी का जो ये पीरियड जो साइकिल होता है अराउंड कितने डेज का होता है? 28 डेज। हमने बताया था 1 से 5 तक ब्लीडिंग होगा, 5 से लेकर 14 तक क्या होगा? ग्राफिन फॉलिकल ग्रो होगा, और फिर जा कर के 28 को क्या होगा? एमसी स्टार्ट हो जाएगा, उससे आगे फिर 1 से 5 तक हमसे तो ये 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें चांसेस होते हैं क्या? ओवुलेशन के, ओवुलेशन। तो भाई नेचुरल में यही है कि भाई 10 से लेकर के 17 तारीख तक, मतलब फाइनली मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि फर्टाइल पीरियड में आप मत मिलिए, ठीक है? बाकी सब दिन मिलें आप, 7 दिन आप अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करें। एक तो ये हो गया। दूसरा नेचुरल मेथड ये है भाई कि आप मिलिए, लेकिन एट अ टाइम ऑफ, या एट मेन टाइम से मतलब कि जिस वक्त इजाकुलेशन होगा, इजाकुलेशन मतलब स्पर्म जिस वक्त रिलीज होगा, जैसे मान लीजिए क्वार्टस अगर 10 मिनट से कर रहा है, अब 11वां मिनट में इजाकुलेशन होना है, तो वो 10 मिनट के लास्ट में आप क्या कीजिए? पेनिस को विथड्रॉ कर लीजिए। समझ में आई बात? मतलब आपको फाइनली इंसेमिनेशन नहीं करना है, अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं डालना है, नहीं देना है। क्लियर? या तो वही चीज एट में टाइम जस्ट बिफोर इजाकुलेशन आप क्या कीजिए? पेनिस को विथड्रॉ कर लीजिए, विथड्रॉ कर लीजिए। एक तो ये मेथड हो गया, भाई क्वार्टस कर रहे थे लेकिन जब इजाकुलेशन का समय आया तो जस्ट बिफोर इजाकुलेशन अपने पेनिस को विथड्रॉ कर लीजिए। एक तो ये नेचुरल मेथड हो गया। दूसरा नेचुरल मेथड तीसरा, फर्स्ट बता दिया मैंने, फर्टाइल पीरियड में मत मिलिए, या तो मिल रहे हैं ठीक है लेकिन एट मेन टाइम में, ठीक है, जिस वक्त इजाकुलेशन होगा उससे पहले आप क्या कीजिए? पेनिस को विथड्रॉ कर लीजिए। या तो फिर जो लैक्टेशन पीरियड होता है,
मतलब बेबी जन्म हो गया, ठीक है, अब नई नई शादी हुई, किसी में कोई बच्चा है नहीं, तो उसमें लैक्टेशन पीरियड तो होगा नहीं। लैक्टेशन पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड, जिसमें मिल्क दे रही होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एमसी नहीं आता है 6 महीना तक। जब एमसी नहीं आएगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और लेकिन ये लैक्टेशन पीरियड जो है पार्चुरेशन के बाद अप टू 6 मंथ ही वैलिड होता है, 6 मंथ। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि चले जा रहे हैं 1 साल हो गया पार्चुरेशन को, अब वो 6 महीना को 1 साल समझ के चले जा रहे हैं, तो भाई फिर तो फर्टिलाइजेशन होना ही होना है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ याद रहे। अब हम आ जाते हैं ज़रा सा बैरियर मेथड पर। यार सब चीज़ तो भी पढ़ाऊँगा ही, बैरियर मेथड में मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। बैरियर मेथड मतलब भाई कोई भी मेथड आप यूज़ करो, आर्टिफिशियल हो या बैरियर हो, बस ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक दो, उसकी मीटिंग मत करो। मीटिंग करोगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना, मीटिंग में होता ही है, रिजल्ट निकलता है, ठीक है। बैरियर मेथड की अगर हम बात करें, एक तो इसमें होता है कॉन्डम। कॉन्डम बहुत अच्छा बैरियर मेथड है, मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम आता है, मेल और फीमेल दोनों के दोनों डिस्पोजल होते हैं, ठीक है, लेकिन मेल ज़्यादा यूज़ होता है, फीमेल कॉन्डम कम यूज़ होता है। दूसरा हो जाएगा डायफ्राम, या फिर हम सर्वाइकल कैप बोलेंगे इसको, सर्वाइकल कैप, जो कि सर्विक्स वाला रीजन होता है, वहाँ पर ये कैप लगा दिया जाता है। चाहे कितना भी इजैकुलेशन हो, स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, तो फॉलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, तो फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं। या तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में आ जाएगा जैसे कॉपर टी, जैसे कॉपर 7, मल्टीलोटेड 375, ये सब आ जाएगा इसमें, है ना। ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके। तो ये चीज़ अभी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे, उसको नहीं बताऊंगा कि वर्ल्ड वाइज जो है क्या क्या हो रहा है, क्यों भाई हमारा पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोजन पे है ना। उसका रीज़न मेन ये होता है कि भाई जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट वो जो है, चाहे वो बच्चे की हो या माँ की हो, वो डिक्रीज़ हो गया, डिक्लाइन हो गया। और जो फर्टिलिटी रेट है वो जैसा था वैसे ही है। तो इसी वजह से पॉपुलेशन हमें ज़्यादा ग्रोइंग फेज में दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा ग्रो दिख रहा है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली है अभी। जैसे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन तो हम इंडियन है। समझ में आई बात? 1 बिलियन कौन है? हम इंडियन है। समझ में आई बात? तो चलिए, पॉपुलेशन रेट जो है वो 1.7 है हमारा इंडियन का, इंडिया का। तो खैर ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। चैप्टर 4 for reproductive हेल्थ, ठीक है। आइए मैं सारी चीज़ें मेंशन करूंगा जितनी चीज़ें आपको मैंने बताया हुआ है। फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे एस्पेक्ट में अगर आप बहुत बढ़िया हैं तब जाकर के आप ये फील करिए कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्थ हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाता है ऑल एस्पेक्ट्स में? फिजिकल एंड इमोशनल
एंड बिहेवियरल एंड सोशल। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। फिजिकल के बारे में भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि फिजिकल अगर कोई फिट है, इमोशनल के बारे में, इमोशन से जुड़ी हुई है, ये चैप्टर ही हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ है। बिहेवियरल, भाई बिहेवियर हम देख ही रहे हैं आजकल मार्केट में क्या है ना। और सोशल, समझ में आई बात। तभी जाकर के ये सारे एस्पेक्ट्स में अगर आप वेल बीइंग हैं तो फिर इसका मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये डेफिनेशन किसने बताया था? WHO ने। क्लियर है। अगर मैं WHO की बात करूं तो वर्ल्ड में एक प्लानिंग चली थी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब आया था ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? 1951 में। यही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आप सुने होंगे, क्या हम दो हमारे दो, सुने थे? वही बाद में इसका नाम क्या हो गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का RCH बोले तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अच्छा, इस चैप्टर में ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपके फुल फॉर्म नहीं होते, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा चौकन्ना नहीं होना है ना। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म एन क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारी सोसाइटी में एक क्रूशियल पार्ट है जनरल हेल्थ का। मतलब अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्थ हैं तो आपकी जो जनरल बॉडी फिटनेस है, हेल्थ है वो आपका समझिए क्या है, बिल्कुल ठीक है टोटली। अगर हम रिप्रोडक्टिवली वीक हैं, यूँ समझिए कि फिर हमारे अंदर कोई न कोई डिजीज़ कॉज होती रहती हैं, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक टर्म है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इतना इम्पॉर्टेंट है मैं नहीं बता सकता कि एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। इसको समझने से पहले आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए, एमनियो सिंथेसिस का मतलब टेस्ट है, तो एमनियो वर्ड को आप देखिए। एमनियो का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इज ऑन द सराउंडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन प्रेग्नेंट वोमेन वॉम्ब। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे देखिए कि ये है क्या। एक्चुअल में मैं इसको पहले बता दूँ, ये जो बेबी अभी मदर के वॉर्म में है, प्रेग्नेंट वोमेन के वॉर्म में है, ठीक है, उसको चेक करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है कि ये बेबी वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कुछ बीमारी का शिकार हो चुका है, पार्टिकुलरली इलनेस है कोई, या फिर ये हेल्दी कोई प्रॉब्लम में है ना। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस करने के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, वहाँ से लिया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है। तो वही चीज़ें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्टल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन, एक्चुअल में है कि ये एमनियोसिंथेसिस टेस्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपिंग के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि बेबी में कोई हेल्दी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई इलनेस है इसके पास। तो ये सारी चीज़ों को जांचने के लिए क्या करते हैं? एमनियोसिंथेसिस। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, हालांकि यहीं पे मेंशन कर दिया, सहेली, ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है और किसके लिए होता है? फॉर फीमेल, है ना। अब ये जो दिया गया था सहेली, डेवलप्ड बाय CDRI, क्लियर है। अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ये बता दूँ आपको कि पहले के दौर में क्या होता था कि जितनी पॉपुलेशन थी या जितने बच्चे डिलीवर होते थे, जितने बच्चे पैदा होते थे, उतनी ही मौत होती थी, मोर्टेलिटी रेट उतनी ही थी। समझ में आई बात? तो उससे क्या होता था कि मेंटेन रहता था। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो क्या हो गया है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है और फर्टिलिटी रेट ज़्यादा ही है। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन आर द कॉज ऑफ
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है? इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन आर द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 6 बिलियन, वर्ल्ड वाइड 6 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन क्या है? हम इंडियंस हैं। समझ में आई बात? अच्छा, रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये चीज जो है आर मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये चीज आप यहां से यूं समझें कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है मदर की और मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट की, वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया। और जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा ही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक रीज़न ये भी मेजर रीज़न, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इम्पॉर्टेंट है 1.7%। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 1.7%। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। अब भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इट शुड बी ईजिली यूजेबल बोथ मेल एंड फीमेल, फ्रेंडली यूज करते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट शुड बी इजिली रिमूवेबल एंड इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है इसके पास कोई साइड इफेक्ट ना हो, है ना। अब यहां पर देखिए, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इट शुड बी इफेक्टिव फॉर प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये कुछ चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आप यहाँ पे बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भाई ये फ्रेंडली यूजेबल है, ईजिली रिमूवेबल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और क्या है, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, कॉस्टली है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है ना। ये जो है काफ़ी इफेक्टिव है किसके लिए? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए, एसटीडीज के लिए, ठीक है। तो भाई ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये बस यूं ही एक नॉलेज के लिए हमने पढ़ा है। एक्चुअल में हम आप पढ़ने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल कि कंट्रासेप्टिव मेथड हम कैसे यूज़ करें, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो कितने आदमी को तो पता भी नहीं है रूरल एरियाज़ में, और कितने आदमी तो ये सब बात कभी छेड़ते भी नहीं है कि भाई इस टॉपिक पे बात की जाए, और जो करता है तो उसको गंदा माइंड समझा जाता है, जो कि गलत है। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा एक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन हमें दिया कि भाई ऑल एक्सेप्ट में वेलबींग होना चाहिए। कौन कौन? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि WHO ने एक प्रोग्राम रिलीज़ किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब किया था? 1952 में, ठीक है। फिर उसके बाद RCH की हम बात करें, बाद में इसको ये प्रोग्राम RCH में कन्वर्ट हुआ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर सोसाइटी फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। जाहिर सी बात अभी मैंने आपको बताया हुआ है। एम्नियोसेंटेसिस की अगर हम बात करें तो ये है क्या कि एक तरह का ये जो बेबी मदर के वॉर्म है, प्रेग्नेंट मदर के वॉर्म में, उसकी जाँच है, उसका टेस्ट है, कहीं इसके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है कि फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और सहेली की हमने बात की, ये ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है ना, फॉर फीमेल, और ये किसके थ्रू डेवलप हुआ था? CDRI, क्लियर। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो भाई पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल and increase health facilities and a better living conditions are the cause of population explosion। ये चीज़ कॉज हो सकते हैं पॉपुलेशन की। और आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1 बिलियन क्यों ना हम इंडियंस हैं। रैपिड डिक्लाइन रेट हुआ, फेटल रेट भी डिक्लाइन हुआ, डेथ रेट और मैटरनल डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक मेजर कॉज है पॉपुलेशन ग्रोथ का। भाई जितने फर्टाइल होने थे उतने ही क्या होना था? बोलिए ज़रा, मैटरनल रेट, मोर्टेलिटी रेट भी होना था, तभी जाकर के बैलेंस रहता। लेकिन मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट की और मैटरनल की दोनों की कम होगी, डिक्लाइन करेगी रैपिड, और जाके जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने सीक्वेंस में ही चलता रहा। तो अब हम आगे हेडिंग डालते हैं बर्थ कंट्रोल। क्या हेडिंग डालते हैं? बर्थ कंट्रोल, हॉस्टाइल टू द स्पर्म, अरे स्पर्म हो गया, हाँ स्पर्म,
ठीक है। तो आइए अब हम देख रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं, शायद हम आज पूरा नहीं कर पाएँ, क्या क्या मेथड्स हैं सबको ना पढ़ पाएँ, लेकिन कुछ को तो हम आज पढ़ ही लेंगे, है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल मेथड्स। क्या देखेंगे बच्चों, बोलो यार, नेचुरल मेथड्स। क्या देखेंगे, नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड्स क्या क्या हो सकता है, आप बोलिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, शर्माने की बात नहीं है, आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नेचुरल मेथड क्या क्या हो सकता है, मतलब नेचुरल मेथड का मतलब ये है कि आप इसमें कोई मेडिसिन यूज़ मत करो, इसमें कोई भी डिवाइसेस यूज़ मत करो, इसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक दो। ये है नेचुरल मेथड। समझ में आई बात। कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं, कोई भी ओरल पिल्स का यूज़ नहीं, बस आपको रोकना है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बोलिए ज़रा। एक पॉसिबिलिटी तो वही है कि भाई जस्ट बिफोर इजाकुलेशन, जिस वक्त इजाकुलेशन का टाइम आया उस वक्त पेनिस को क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि भाई लैक्टेशनल जो एमिनोरिया होता है, लैक्टेशन का जो पीरियड होता है बर्थ के बाद, जो 6 महीना का, इसमें एमसी नहीं आता, ना ही इवोल्यूशन होता है। एक तो ये हो गया। इसके दरमियान अगर आप क्वाइटस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आए बात। और एक हो जाता है पीरियोडिक एब्स्टेनेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है, अराउंड 28 डेज़ हमने पढ़ा रखा है। तो इसमें 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इसमें आप रुक जाएं, बस इसमें आप क्वाइटस ना करें, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि या इस पीरियड में 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ओवुलेशन का पीरियड है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर। आइए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है नेचुरल मेथड में, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। आपको रोकना है ओवम और स्पर्म की मीटिंग को, है ना। भाई तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो, मत करो, है ना, रोकना है। तो भाई उसके लिए हमें एक पीरियड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब कि भाई आप क्वाइटस जो है वो अवॉइड करो। कब, 10 से लेकर 17 तारीख तक ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज जब हम ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 से लेकर 17 तारीख तक, क्योंकि 10 से 17 तारीख तक ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। भाई हम इसमें क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड है। आप इतने में अगर रुक जाएंगे, उसके बाद इससे पहले वाला डेज 10 तारीख से पहले और 17 तारीख के बाद इसमें ओवुलेशन के चांसेस कम होते हैं, तो इसमें आप क्वाइटस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल मेथड ये हुआ हमारा। दूसरा विथड्रॉवल एंड क्वाइटस इंटरप्शन। क्वाइटस इंटरप्शन मतलब कि एट अ मेन टाइम आपने क्वाइटस को रोक दिया, अपना मतलब पेनिस को विथड्रॉ कर लिया। तो वही चीज़ें देखिए कि मेल पार्टनर का इसमें रोल होता है। मेन रोल किसका होता है, मेल पार्टनर का, क्योंकि फीमेल को कुछ पता नहीं होता है इंसेमिनेशन का, और मेल को पता होता है कि अब इजाकुलेशन होने वाला है। तो वही चीज़ देखिए कि मेल पार्टनर्स विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। मतलब हम यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंसेमिनेशन ना होने दो, इंसेमिनेशन ना होने दो। तो इंसेमिनेशन ना होने दो, अब वो आपका हेडेक है, कैसे नहीं होना है, ठीक है। तो एक पीरियड तो हमारा ये हो गया। दूसरा हो जाएगा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब हुआ कि लैक्टेशन पीरियड जो है, जिसमें लैक्टेशन पीरियड जो है उसमें एमसी नहीं होता है, ठीक है। जब एमसी नहीं हुआ तो भाई यहाँ पे एवोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। तो इफेक्टिवली ये जो होता है लैक्टेशन एमिनोरिया जो है, ये बेबी डिलीवर होने के बाद, डिलीवरी यानी पार्चुरेशन होने के बाद 6 मंथ तक ही वैलिड है, ठीक है। ये कब तक वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद अगर आप
क्वार्टर्स कर रहे हैं तो फिर चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा 3 नेचुरल में पीरियोडिक एब्स्टिनेंट्स, यानी जो एमसी का 20 डेज एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड होता है, उसमें से 10 से 17 तारीख जो कि एवोल्यूशन का चांसेस होता है जहाँ पर, वहाँ पे आप क्वार्टर्स ना करें, अवॉइड करें। ठीक है, यानी फर्टाइल पीरियड्स से आप अवॉइड करें। दूसरा है विड्रॉल एंड क्वार्टर्स इंटरप्शन, कि भाई जस्ट बिफोर इजाकुलेशन मेल पार्टनर अपने पेनिस को विदड्रॉ करे। क्लियर, यानी इंसेमिनेशन ना होने दे। ठीक है, तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि भाई लैक्टेशन पीरियड जो है उसमें एमसी नहीं होता है। जब एमसी नहीं तो इसका मतलब एवोल्यूशन भी नहीं हो रहा, जब एवोल्यूशन नहीं हो रहा तो चांसेस फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। लेकिन ऐसा कितने दिन तक आपको सोचना है? सिर्फ 6 महीने तक, ऐसा नहीं 1 साल तक सोच लिए तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्लियर, अब आ जाते हैं हम लोग बैरियर मेथड्स पर। नेचुरल तो हमने देख लिया, बैरियर मेथड्स पर आ जाते हैं। बैरियर मेथड्स में हम देखेंगे फर्स्ट कॉन्डम, सेकेंड हम कॉन्डम लाइक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सर्वाइकल कैप्स यानी वॉल्ट्स जिसे हम बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कॉपर टी और कॉपर 7, ठीक है। और उसके बाद मल्टी लोडेड 375, इसकी बात करेंगे हम। कॉन्डम की पहली बात बैरियर मेथड में क्या है भाई, वही सेम चीज़ है भाई, मेथड हम यूज़ करेंगे ताकि फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम ना हो पाए। ठीक है, उसको हमें रोकना है। अब ये जो कॉन्डम ये बैरियर मेथड है, ये बैरियर मेथड अवेलेबल होता है मेल एंड फीमेल के लिए। जैसे अगर कॉन्डम की बात करें तो मेल कॉन्डम भी मिलता है और फीमेल कॉन्डम भी मिलता है। तो आप कॉन्डम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्डम जो होता है वो मेडअप होता है थिन रबर एंड लेटेक्स शीट। थिन रबर या लेटेक्स शीट आप बोल सकते हैं, इसका मेडअप होता है। मेल कॉन्डम का हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। मेल कॉन्डम यानी कवर्ड द पेनिस इन मेल में इसके पेनिस को क्या करता है, कवर कर देता है और जस्ट बिफोर क्वार्टर्स हम इसे यूज़ करते हैं और ये डिस्पोजल होता है। एक बार यूज़ हो गया तो हो गया, आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा फीमेल कॉन्डम की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा एक्सपर्ट नर्सेस ही इसको लगाती हैं, है ना। आप खुद से लगाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फीमेल कॉन्डम की बात करें, इंसर्ट इन वेजाइना बाय एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, इसका यूज़ मार्केट में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अगर आप किसी मेडिसिनर से बोलोगे कि भाई ये कितना पीस बेच रहे हो, ये कितना पीस बेच रहे हो, तो बोलेगा ये मैं दिन में 1000 पीस बेच रहा हूँ, तो ये मैं दिन में 10 बेच रहा हूँ। समझ आओ बात, इतना कम यूज़ होता है। ज़्यादातर यही यूज़ होता है क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल हर जगह हो भी जाता है और उसके बाद इसे लगाने के या फिर इसे यूज़ करने के लिए कोई भी एक्सपर्ट बंदा नहीं चाहिए, बस यूज़ कर सकता है आराम से, है ना। हाँ, तो वही चीज़ है मेल कॉन्डम के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यूज जस्ट बिफोर क्वार्टर्स यानी सीमेन नॉट इंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमारा मकसद तो यही है। दूसरी चीज़, कॉन्डम प्रिवेंट्स एड्स एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अच्छा, अभी जितना भी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको याद होने चाहिए, बहुत टफ हो जाता है। अभी आपको क्या क्या बता चुके हैं? MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फिर हम आपको बता दिए हैं IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर आपको क्या बताए हैं? CDRI, इसका क्या बताया? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आपको क्या बताए हैं? STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सारा फुल फॉर्म आप लिख लें अपने कॉपी में, ठीक है। तो पता होने चाहिए, फुल फॉर्म पता होने चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बोलिए ज़रा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजल, दोनों के दोनों डिस्पोजल होते हैं। ये किस में? फीमेल में यूज़ होगा और ये किस में? मेल में यूज़ होगा। गलती से भी कोई मेल इसको यूज़ ना करे क्योंकि फिर पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पर, डायफ्राम। डायफ्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा डायफ्राम होता है, इसलिए इसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं, या फिर सर्वाइकल कैप्स या एंड वॉल्ट्स बोलते हैं। होता क्या है, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो आपको ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, है ना, आपको ऐसा कुछ पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर ये वाली लाइनिंग जो थी, ये वाला रीजन को हमने क्या बोला था? सर्विक्स। ये वाले को हमने क्या बोला था? वजाइना। ये वाले को क्या बोला था हमने? यूटेरस बोला था। तो यहाँ पर यानी जहाँ तक पेनिस पहुँचता है वहाँ पर ये कैप लगा दिया जाता है। तो स्पर्म का एजाकुलेशन तो होता है लेकिन वो बाहर आ जाता है, अंदर नहीं जा पाता। तो वही चीज़ है कि इंसर्ट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। प्रिवेंट्स कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से आगे जाएगा ही नहीं। क्लियर? अच्छा, ये जो होता है ये सर्वाइकल कैप, ये भी किसका बना हुआ होता है? रबड़ का। अच्छा, इसके बारे में ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डायफ्राम में सर्वाइकल कैप्स होता है ये रीयूजेबल होता है। क्या होता है? रीयूजेबल, दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। समझ में आई बात? अब हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नाम से पता चल रहा है कि यूटेराइन कैविटी में इसको सेट करना है, और यूटेराइन कैविटी में सेट नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेस ही उसको वहाँ पे सेट कर सकता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट नर्सेस ही वहाँ पर इसको सेट कर सकती है, डॉक्टर से ही सेट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस सिर्फ, जाहिर सी बात है भाई, यूटेराइन कैविटी सिर्फ फीमेल में होता है तो ओनली यूज बाय फीमेल, सिर्फ फीमेल ही यूज़ करेंगी। एंड इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और बाय एक्सपर्ट नर्सेस, है ना, इन यूटेरस थ्रू वजाना, वजाना के थ्रू यूटेरस में इसको एक्सपर्ट नर्सेस और डॉक्टर ही कर सकते हैं। अब मैं नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसी का शॉर्ट फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का। अगर मैं इसकी बात करूं तो आ जाता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। अच्छा, ये कॉपर टी, कॉपर 7 क्यों बोला जाता है? ये चीज़ को मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। कॉपर टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉपर का बना हुआ होता है और वो टी शेप्ड का होता है, कॉपर का बना होता है और फिर टी शेप्ड का होता है, तो कॉपर टी। और वही कॉपर का बना हुआ और अगर 7 शेप्ड का है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर 7। मल्टी लोडेड 75 का मतलब है कि उसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे ऐसे कॉपर आयंस क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं चारों तरफ, है ना, सर्कल फॉर्म करके ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप से दिए हुए होते हैं। और इसी का जो कोड होता है 1 2 3 4 5 ऐसे ही उसमें दिया होता है, उसी का नाम से 375 या जो भी हो मल्टी लोडेड, वहाँ पे इसी तरीके से दिया हुआ होता है। कॉपर का मतलब ये होता है कि कॉपर ही क्यों होता है? क्योंकि कॉपर आयंस जो है वो स्पर्म के लिए थोड़ा सा बुखार है। स्पर्म को अगर कॉपर आयन आपने दे दिया तो वो बीमार हो जाएगा, उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, वो सप्रेस हो जाएगा और वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? तो वही चीज़ है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 75। और उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, वो एक तो प्रोजेस्ट्रासेट एंड LNG20, ठीक है, प्रोजेस्ट्रासेट LNG20। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये हार्मोन करता क्या है कि ये हार्मोन यूटेराइन कैविटी को अनसूटेबल बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है? ये अनसूटेबल बना देता है यूटेराइन कैविटी को। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है सारी चीज़ें कॉपर के बारे में और ये हार्मोन्स के बारे में कि ये कॉपर टी करता क्या है कि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, विद इन द यूटेरस। सेकेंड,
कॉपर आयंस रिलीज्ड, जिसकी वजह से सप्रेसेस स्पर्म्स मोटिलिटी, यानी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट ये हार्मोन, जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ठीक है, ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो क्या होता है कि हार्मोन्स जो है वो यूटेरस को यानी यूटेराइन कैविटी को अनसुइटेबल कर देता है फॉर द इम्प्लांटेशन। और ये जो सर्विक्स है हॉस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स क्या होता है, हॉस्टाइल टू स्पर्म। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अभी तक हमने क्या देख लिया, नेचुरल मेथड में तो कुछ खास नहीं था, बैरियर मेथड में हमने देखा कि भाई फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम स्पर्म, ये दोनों के लिए फिजिकल बैरियर मेथड जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे कॉन्डम की बात करें, मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, मेल में यूज़ होगा फीमेल में यूज़ होगा, क्लियर। जस्ट बिफोर क्वाइटस इसे हम यूज़ करते हैं ताकि सीमेन वजाना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए। फिर कॉन्डम जो है वो क्या करता है, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक ये सबको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और दोनों मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोजल होते हैं। फिर हमने सेकंड नंबर पे डायफ्राम सर्वाइकल क्या है, वॉल्ट की बात की, ये भी रबड़ का मेडअप होता है लेकिन ये रीयूजेबल होता है। ये इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू द कवर द सर्विक्स, सर्विक्स से कोई कवर कर दिया तो स्पर्म आगे गया ही नहीं तो फॉलोपियन ट्यूब में कहाँ जाएगा। तो प्रिवेंट्स कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू सर्विक्स। नेक्स्ट हमने देखा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यूटेराइन कैविटी में सेट किया जाता है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 की हम बात करें है ना, मल्टी लोटेड 375 की बात करें, 377 नहीं 375 की बात करें, तो वो क्या करते हैं कि कॉपर आयन से रिलीज करते हैं। कॉपर आयन से का काम क्या होता है कि फीमेल की स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे मूव नहीं कर सकता। फिर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन का काम क्या होता है कि यूटेराइन कैविटी को अनसुइटेबल बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन। समझ में आई बात। तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने देख लिया। तो कल हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम बहुत सारी दवाइयाँ देखेंगे है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है जैसा कि अभी भी मैंने बताया हुआ आपको। तो सारी चीज़ों को जैसे मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, बाय।